हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और यहां पर देखने वाले हिंदी का, जी हां, ये मॉडल पेपर जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, जी हां, इसके लिए यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए है। अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए ये वीडियो होने वाला है, और जो कि 24 फरवरी को आने वाला है और यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया सैंपल है। मैं इसका आज पूरा पूरा सोल्यूशन करवाऊंगा। एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत ही प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो यार ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट तो होगी यार। तो आज का लाइक टारगेट मात्र और मात्र 10,000 लाइक टारगेट है, और मैं आशा करता हूँ कि 10,000 लाइक आज आप लोग जरूर से जरूर ये करवाएंगे। जाकर हिंदी में छापना, कल जाकर 2 बजे हिंदी में यही छापना। आप लोग बहुत ढूंढ रहे थे कि सर अगर ये पेपर का मॉडल पेपर का सोल्यूशन मिल जाए तो मज़ा आ जाए। हालांकि इसके पहले भी इसको बनाया गया था, लेकिन मैं सोचा यार पेपर के पहले मैं पढ़ा दूंगा तो आपका काम भी हो जाएगा और आप आसानी से उसको तैयार भी कर लोगे और जाकर एकदम छाप कर चले जाओगे। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टेंशन लेना कोई चीज़ प्रॉपर का सोल्यूशन नहीं है। अगर आपको प्रॉपर हल चाहिए तो टेंशन लेना आप छोड़ दीजिए। आपका टेंशन लेने से कोई चीज़ आपको सॉल्व नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए भाई साहब आप लोग चिंता मत करिएगा, बस आपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बाकी कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, मैं अच्छी तरीके से करवाते चला जाऊँगा, ठीक है। इसमें मैं प्रॉपर सोल्यूशन आपको देने वाला हूँ। चलिए, बहुविकल्पी प्रश्नों का हल हम लोग यहीं पे देख लेंगे। रही बात पेपर कॉपी, तो इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पे आपको अंकों में भरना रहेगा, यहाँ पे आपको क्या भरना रहेगा, शब्दों में। यहाँ पे आपका विषय अगर आपका हिंदी है तो क्या भरना रहेगा, हिंदी भरना रहेगा। यहाँ पे प्रश्न पत्र, तो प्रश्न पत्र केवल रहता है, एक ही रहता है, तो क्या भरेंगे, केवल। और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, जो भी अंकित संकेतांक है, अगर 301 है तो 301 ए बी कुछ भी रहेगा यहाँ पे भर देंगे। परीक्षा के दिन, परीक्षा की तिथि और पाली और केंद्र का नाम यहाँ पे आपको क्या करना है, फिल कर देना है। क्या करना है, फिल कर देना है। क्लियर है, इतना हो गया। चलिए, तो 100 नंबर का आपका क्या रहने वाला, हिंदी का पेपर रहने वाला है। कितने नंबर का रहेगा, 100 नंबर का रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट क्या रहेगा आपका पेपर रहेगा। सबसे पहले आपका क्या है, खंड क है। खंड क में प्रश्न नंबर 1 है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, चंपूड़ानंद, मोहन राकेश या राम कृष्णदास। तो शिक्षा का उद्देश्य जो निबंध के लेखक कौन है आपको बताना है। तो जो शिक्षा का उद्देश्य है यह संपूर्णानंद का है। संपूर्णानंद का क्या है भाई साहब, शिक्षा का उद्देश्य है। याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, एकदम फोड़ कर आइएगा, फोड़ कर आइएगा एकदम, ठीक है ना। तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है, संपूर्णानंद जी। किसके, शिक्षा के उद्देश्य के क्या है, निबंध के लेखक हैं। लल्लू लाल की रचना है, लल्लू लाल की रचना कौन सी है, सुख सागर, प्रेम सागर, परीक्षा गुरु और रानी केतकी की कहानी। तो लल्लू लाल की रचना कौन सी आपको बताना है। लल्लू लाल की जो रचना है वो है प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी रचना है, लल्लू लाल की रचना है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। क्या है ये, आईएमपी वाला क्वेश्चन है। इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे। लल्लू लाल की रचना क्या है, प्रेम सागर है। पर्दा कहानी के लेखक कौन है, पर्दा कहानी के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, अमरकांत, यशपाल। पर्दा कहानी के लेखक का नाम लिखना है, कौन है इसमें से। आपके जो यशपाल हैं, कौन है, यशपाल हैं, यशपाल हैं। ये पर्दा कहानी के लेखक हैं। पर्दा कहानी के लेखक कौन है, यशपाल जी हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, आवारा मसीहा के रचना कौन है, विष्णु प्रभाकर, राम वृक्ष बेनपुरी, राहुल सांस्कृतायन, रांगे राघव। तो आवारा मसीहा के रचनाकार का नाम लिखना है आपको। घ का राइट आंसर हो जाएगा आपका विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर कौन है, आवारा मसीहा के रचनाकार है। नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है और आपके बोर्ड में आने वाला प्रश्न है कि आवारा मसीहा के रचनाकार का नाम। तो विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा रचनाकार के नाम है। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, विष्णु प्रभाकर जी। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, सरदार पूर्ण सिंह है, वासुदेव अग्रवाल है या हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन है, ये हैं आपके बाण भट्ट आत्मकथा के लेखक हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा आप रहेगा, देखिए प्रश्न नंबर 1 आपके 5 अंक रहेगा। 5 अंक हम लोग मैंने पूरा करवा दिया आपका। अब दूसरा यहाँ पे, दूसरा में भी आपके 5 नंबर रहेंगे। पहला यहाँ पे कामायनी किस युग की रचना है, जो कामायनी है आपको बताना है किस युग की रचना है। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है।
कामायनी किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की, छायावादी युग की, भारतेंदु युग की या प्रगतिवादी युग की? तो जो कामायनी है यह किस युग की रचना है, आपको बताना है कि कामायनी किस युग की रचना है। तो जो कामायनी है यह छायावादी युग की रचना है। किस युग की रचना है? छायावादी युग की रचना है। कामायनी किस युग की रचना है? छायावादी युग की रचना है। ख वाला यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? इसमें से कौन प्रगतिवादी युग का है? अग्रदास, तुलसीदास, नंददास, रामधारी सिंह दिनकर। इसमें से कौन प्रगतिवादी युग का आपको बताना है कवि है। तो निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि है? ख का राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे अग्रदास, पहला वाला। अग्रदास कौन है? यह प्रगतिवादी युग के क्या है? लेखक है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? जो तार सप्तक है इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1941, 1943, 1954 या 1947? तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? ग का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1943। 1943 क्या हो जाएगा? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष हो जाएगा। बहुत ही आईएमपी वाले, जो भी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन में करवाते हुए चला जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा होते हैं संभावित पेपर में आने के लिए। द्विवेदी युग की रचना नहीं है। कौन सी द्विवेदी युग की रचना नहीं है? प्रियप्रवास, साकेत, भारत भारती या कामायनी? तो द्विवेदी युग की कौन सी रचना नहीं है इसमें से आपको बताना है। तो द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है यहाँ पे आपको बताना है। तो द्विवेदी युग की रचना जो नहीं है इसमें से वो है कामायनी। कामायनी आपकी द्विवेदी युग की रचना नहीं है। कौन कौन सी युग की रचना है? प्रियप्रवास द्विवेदी युग की रचना है, साकेत द्विवेदी युग की रचना है, भारत भारती द्विवेदी युग की रचना है, लेकिन कामायनी द्विवेदी युग की रचना बिल्कुल भी नहीं है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद है अंगा वाला, निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है? कौन सी कृत जो है महाकाव्य नहीं है? रामचरितमानस, साकेत, पद्मावत या फिर मामा? इसमें से आपको बताना है कौन सी जो कृति है महाकाव्य नहीं है। रामचरितमानस भी आपकी क्या है? महाकाव्य कृति है। साकेत भी है, पद्मावत भी है, लेकिन जो मामा है यह काव्य कृति नहीं है। क्लियर है ना। उसके बाद यहाँ पे तीसरा वाला प्रश्न है, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 10 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेगा आपको? 10 नंबर पूरा का पूरा मिलने वाले हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप तैयार कर लीजिएगा कि ये गद्यांश जो है आपके पेपर में आएगा। अगर मैं भी आ गया तो भाई साहब छाप के आएगा। है क्या यहाँ पे? धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा? लाखों करोड़ वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी ने पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना आवश्यक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इस गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना रहेगा। इस गद्यांश का क्या लिखना रहेगा? संदर्भ लिखना रहेगा कि भाई साहब इसका संदर्भ, यानी कि पाठ का शीर्षक, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखना रहेगा। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखना रहेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देख लीजिए। अब यहाँ पे मैं बोर्ड की कॉपी में देखिए, जब आप प्रश्न नंबर 1 करेंगे ना तो उसके ऊपर डालेगा आप लोग जो खंड रहेगा। अगर खंड क है तो खंड क, खंड ख सवाल कर रहे हैं तो खंड ख को लिखिएगा। फिर आप प्रश्नोत्तर संख्या डालेगा कि कौन से प्रश्नोत्तर संख्या को आप सॉल्व कर रहे हैं। भाई साहब पहला कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, तीसरा कर रहे हैं कि चौथा कर रहे हैं। जिस आप प्रश्नोत्तर संख्या को हल कर रहे हैं उसको आप यहाँ पे जरूर से जरूर आप लोग मेंशन करिएगा। उसके बाद आप नीचे चले आएंगे तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा हम लोग यहाँ पे उत्तर देने वाले तीसरा है। तो यहाँ पे तीसरा में यही पूछा गया कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित भारतीय संस्कृत के अध्येता डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र के स्वरूप शीर्षक से क्या है? अवतरित है। तो यह जो गद्यांश है कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है राष्ट्र के स्वरूप से। राष्ट्र के स्वरूप से अवतरित है, ठीक है ना। और इसके लेखक कौन है? वासुदेव अग्रवाल जी हैं। इसके लेखक कौन है? वासुदेव अग्रवाल जी हैं, याद रखिएगा। उसके बाद है यहाँ पे धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? धरती को आखिरकार वसुंधरा क्यों कहती है? यहाँ देखिएगा, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हुई हैं उसी कारण धरती क्या कहलाती है? वसुंधरा कहलाती है। तो धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? आपको सीधा बताना है कि पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की मूल्यवान निधियां भरी हैं, जिसके कारण वो क्या कहलाती है? वसुंधरा कहलाती है। नीचे आ जाइए,
अगला यहाँ पे तीसरा वाला क्वेश्चन है। देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है, तीसरा वाला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब कहाँ से कहाँ तक रेखांकित अंश है देख लीजिए, आप पहले यहाँ पे देख लीजिए, तब इसका आंसर दीजिएगा। यहाँ पे धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वो क्या कहलाती है, वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित होना चाहेगा, उससे कौन परिचित होना चाहेगा। तो विद्वान लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य रत्न भरे हैं, इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम क्या है, वसुंधरा भी है, से हमारा प्रांगण परिचित होना ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पे चौथा वाला क्वेश्चन है, पृथ्वी की दो देह को किसने सजाया है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को क्या किया है, सजाया है। तो हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि आपके पेपर में आने वाले होंगे। भाई साहब पढ़ के जाइएगा, आज अंतिम रात है और सुबह देखेंगे तो यही पूरे क्वेश्चन आएंगे। सुबह देखेंगे उठकर तो यही सारे प्रश्न आएंगे, तो इसलिए ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए वीडियो। तो भाई साहब इसको आप लोग देख लीजिएगा। और हाँ यार, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ आप लोग क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को आप लोग क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। भावी आर्थिक अभ्युदय है तो हमें क्या करना चाहिए, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो यहीं पे है। देखिए यहाँ पे, हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल करना आवश्यक है। किसकी जांच पड़ताल करना आवश्यक है, किसकी, इन सब की। धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगली को सजाया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, हमारे भावी आर्थिक विकास की दृष्टि से यह जांच पड़ताल करना आवश्यक है कि पृथ्वी के गर्भ में स्थित बहुमूल्य रत्न, धातुएं, खनिज पदार्थ, अन्न, फल, जल और इसी प्रकार की अनेक अनमोल वस्तुएं जिसे धरती छिपाए रखती है। क्लियर है ना। नीचे चले आएंगे, आपका प्रश्न संख्या 4 है। यहाँ पे क्या है, प्रश्न संख्या आपको 4 है, यहाँ पे आपको बताना है। नीचे चले आएंगे यहाँ पे, देखिए ये आपका अशोक के फूल से है, तो ये तो आप अपने से खुद से कर लेंगे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्र से इसे देखने वाला उदास होता है। वह अपने को पंडित समझता है और पंडिताई एक बोझ है, जितनी ही भारी होगी उतनी ही तेजी से डुबोती जाती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तो वह बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ, अशोक कुछ भी नहीं बिगड़ा है, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके अपने ढंग से, मैं ले सकता हूँ अपने ढंग से। उदास होना क्या है, बेकार है। अब यहाँ पे सबसे पहला यही क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, कि उपयुक्त गद्यांश का आपको क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है, ठीक है ना। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है, और गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, और गद्यांश की भाषा शैली को आपको खुद से लिखना है। नीचे चले आएंगे तो फिर यहाँ पे है पद्यांश। पद्यांश जो कि आपका कितने नंबर का है, 10 नंबर का पद्यांश है। कितने नंबर का है, 10 नंबर का पद्यांश है। पद्यांश यहाँ पे दिया गया है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। मैं इसमें से केवल एक ही सॉल्व करा रहा हूँ, और वो कौन सा गद्यांश सॉल्व करा रहा हूँ, तो ये वाला मैं गद्यांश सॉल्व करा रहा हूँ। कौन सा गद्यांश सॉल्व करा हूँ, ये वाला, ये वाला मैं पद्यांश सॉल्व करा रहा हूँ। और ये पद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कि आपके बोर्ड में भाई साहब 16 फरवरी को मिल सकता है देखने के लिए, इसलिए आप लोग तैयार कर लीजिएगा। है क्या यहाँ पे, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहे दृष्टि आए, होने देना विकृति वसना। तो तू न सुंदरी को जो थोड़ी सी श्रमिक, वह गोद ले श्रांति खोना। होठों की यव कमल, मुख की म्यालताएं मिटाना। कोई क्लांता कृषक लन्ना खेत में जो दिखावे, जाता कोई जलद यदि हो व्यम में तो उसे ला। धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। अब यहाँ पे आपके 5 प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला पूछा गया है कि पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश क्या है, लिया गया है। क्लियर है ना। आप प्रश्नोत्तर संख्या पे डाल देंगे, कौन सा यहाँ पे 4 है, तो आप लोग जो प्रश्नोत्तर संख्या रहेगा आपको यहाँ पे डाल देना। 4 है तो 4 डाल देंगे,
5 है तो आप लोग क्या डाल देंगे, 5 डाल देंगे। तो जो भी आपको रहेगा यहाँ पे फिल करते हुए चले जाएंगे। उसके बाद ही आपको क्या देना रहेगा, आंसर देना रहेगा। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब कौन सा रेखांकित अंश है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला रेखांकित अंश है, ये वाला, ये वाला जो थोड़ी सी श्रमिक हो, गोद ले श्रांतिक होना, होठों की और कमल की म्यालताएं मिटाना। इसका क्या हो जाएगा, वह थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर, अर्थात उसे चारों ओर से घेर कर उसकी थकान मिटा देना, जिससे कि उसके सूखे हुए होंठ और मुरझाया हुआ कमल सदृश मुख प्रफुल्लित हो उठे। बात समझ आ रही है। ऊपर है यहाँ पे, ऊपर है यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे, यदि तुझे मार्ग में कोई लज्जावंती स्त्री दिखाई पड़े तो इतने वेग से न बहना कि उसके वस्त्र उड़कर अस्त व्यस्त हो जाए और उसका शरीर उधड़ जाए। तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा। तीसरे वाला क्या हो जाएगा, लज्जाशील महिला पति के विषय में क्या करना बोलना चाहता है। तो लज्जाशील महिला के लिए जो पथिक महिला के विषय में लेखक यही बोलना चाह रहा है पवन से कि आप इतने तेजी के साथ मत जाइएगा कि भाई साहब कोई स्त्री खड़ी है तो उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे चौथा वाला क्वेश्चन है, होठों की और कमल मुख में कौन सा अलंकार है, बताइए। होठों की और मुख, कमल मुख में कौन सा अलंकार है। तो होठों में रूपक अलंकार और मुख में उपमा अलंकार है। होठों में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार, और मुख में उपमा अलंकार है। उसके बाद यहाँ पे बताना है आपको, क्या बताना है, जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। जलद का अर्थ क्या होता है, बादल होता है, क्या होता है, बादल होता है। और कृषक ललना का अर्थ क्या होता है, पुत्र भूमि होता है। क्लियर है। उसके बाद नीचे चले आइए, यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 है आपका, 5 नंबर का है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको लिखना रहेगा, लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव सड़ग्रवाल। तो ये 3 आपके क्या है, लेखक है। तो इसमें से हम लोग देने वाले हैं वासुदेव सड़ग्रवाल का जीवन परिचय। किसका देने वाले हैं, वासुदेव सड़ग्रवाल का जीवन परिचय। प्रश्नोत्तर संख्या 5 आप लोग हिडन डाल लेंगे, और ये इसलिए डालेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपका जीवन परिचय है और यहाँ से आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। और जब पूछे जाएंगे हम लोग केवल उसी को डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, उसी को डिस्कशन करेंगे, जो कि क्या रहेगा, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो भाई साहब इन सबको आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है, ठीक है ना। चलिए, तो वासुदेव सड़ग्रवाल का जीवन परिचय यहाँ पे मैं लिखा हूँ, वो भी बोर्ड की कॉपी पर लिखा हूँ। किस पर लिखा हूँ, बोर्ड की कॉपी पर। आपको हाइड कर लूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिए, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं वासुदेव सड़ग्रवाल का जीवन परिचय। सबसे पहले आप लोग को ये काम करना है कि जब भी आप जीवन परिचय लिखें तो इसमें 2 चीज़ों का बाकायदे ध्यान दें। सबसे पहला चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि क्या ध्यान देना है, तो सबसे पहले आपको जीवन परिचय, फिर साहित्यिक योगदान, फिर उनकी प्रमुख कृतियों का क्या करना रहेगा, आपको उल्लेख करना रहेगा। इन सारे पॉइंटों को आपको ध्यान में रखते हुए उन सबका क्या देना है, आंसर देना है। उन सबका क्या देना है, आंसर देना है। ये चीज़ आप लोग दिमाग में एकदम भर लीजिए, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आप लोग इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते और आप लोग आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। आप लोग को बहुत चीज़ें क्या रखना है, ध्यान में रखना है। जैसे कि आपको सबसे पहले आपको जीवन परिचय लिखना है। डॉक्टर वासुदेव सड़ग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए, लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिकालीन भारत नामक शीर्ष प्रबंध पर डीलिट की क्या की उपाधि प्राप्त की थी। उसके बाद आपको क्या लिखना है, साहित्यिक योगदान। भाई साहब इनके साहित्यिक योगदान कौन कौन से हैं, तो डॉक्टर अग्रवाल यानी वासुदेव सड़ग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अवन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कृष्ट इच्छा थी, अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की क्या की रचना भी किया। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं, वासुदेव सड़ग्रवाल ने निबंध शोध संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। उनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं, जैसे कि निबंध और संग्रह है पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, ममता भूमि, पुत्रोहम, पृथ्वीवा, वागंधरा इत्यादि इनके क्या है, प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। शोध प्रबंधन है, शोध प्रबंधन कौन कौन सी है, पाणिकालीन भारतवर्ष,
आलोचनात्मक ग्रंथ कौन कौन से हैं? पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और हर्षचरित की संस्कृति अध्ययन। संपादन इनका पाली प्राकृतिक संस्कृति के एकाधिक ग्रंथों का इन्होंने संपादन भी किया। साहित्य में स्थान देखें तो भारतीय संस्कृति एवं पुरातत्व के विद्वान डॉक्टर वासुदेव सड़क अग्रवाल का निबंध साहित्य अत्यधिक क्या है? समृद्ध है। तो ये साहित्य में क्या है? इनका स्थान है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 5 आ जाएगा। अब लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या 5 बोल क्या रहा है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 का जो ख है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि देखिए क्या बोला जा रहा है, उसको देख लीजिए पहले आप लोग कि निम्नलिखित कवियों में से एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। आपको 5 नंबर मिलेगा। कितने नंबर मिलेंगे? आपको 5 अंक मिलने वाले हैं। अधिकतम शब्द सीमा आपको 80 शब्दों में लिखना रहेगा। पहला मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये आपके हैं। तो इसमें से हम लोग किसका लिखने वाले हैं? तो इसमें से हम लोग मैथिली शरण गुप्त का लिखने वाले हैं। किसका लिखने वाले हैं? मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय लिखने वाले हैं। ठीक है ना। मैथिली शरण गुप्त साहब भाई साहब है भाई, इसे तैयार कर लीजिए आप लोग, पेपर में आएगा ये लाडलो, पेपर में आएगा, तैयार कर लीजिए। चलिए यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त का क्या देखेंगे हम लोग? जीवन परिचय देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? जीवन परिचय देखने वाले हैं। सबसे पहले जीवन परिचय, फिर उनकी प्रमुख कृतियां और साहित्यिक परिचय को देखेंगे। ठीक है ना। आपका पूरा क्या हो जाएगा? पूरा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोग देखें राष्ट्रपति मैथिली शरण गुप्त का जन्म संवत 1943 यानी कि 1886 ईस्वी में चीरगांव जो कि जिला झांसी में हुआ था। मैथिली राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? तो सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था और सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे क्या थे? कवि थे। गुप्त जी पर अपने माता पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से भी इन्हें बहुत कुछ प्रेरणा मिली। ये द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे और गुप्त जी को प्रारंभ में पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया, किंतु वहां इनका मन न लगा, अतः घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। गुप्त जी बड़े ही विनम्र, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति को प्रेरणापद चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृत तो उत्पन्न ही की, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन थे उसमें भी इन्होंने क्या लिया? भाग लिया, जिनके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। अब मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी जो रचनाएं हैं वो 2 प्रकार की हैं। एक अनुदित है, दूसरी कौन सी है? मौलिक है। साकेत यह एक उत्कृष्ट महाकाव्य है। बोला जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य है, कौन सा उत्कृष्ट महाकाव्य है? तो आपको बता दीजिएगा कि साकेत है। जो रामचरितमानस के बाद राम काव्य का प्रमुख क्या रहा है? स्तंभ रहा है। अगला है भारत भारती। इसमें भारत की दिव्य संस्कृति और गौरव का मान किया गया है। फिर यहाँ पे यशोधरा, इसमें बुद्ध की पत्नी यशोधरा के चरित्र को उजागर किया गया है। अगला है द्वापर, जय भारत और विष्णु प्रिया। तो इसमें हिंदू संस्कृत के प्रमुख पात्रों का पुनरावलोकन कर कवि ने अपनी पुनर्निर्माण कला उत्कृष्ट की है। इनका साहित्य में योगदान स्थान क्या क्या रहा है? तो राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे। खड़ी बोली को काव्य के साँचे में ढालकर परिष्कृत करने का जो असाधारण कौशल इन्होंने दिखाया वह अविस्मरणीय रहेगा। इन्होंने राष्ट्र को जगाया और उसकी चेतना को क्या दिया? वाणी भी दी। उसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 6 है। क्या है? प्रश्नोत्तर संख्या 6 है। अब 6 क्या है उसको देख लीजिए, फिर इसका आंसर दीजिएगा। यहाँ पे है प्रश्नोत्तर संख्या 6, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर क्या डालना है? प्रकाश डालना है। 5 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा आपको? 5 नंबर मिलेगा। तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वाला है भाई, आएगा, इसको छाप लो यार। चैनल को तो मैं देख रहा हूँ आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार। व्यूज तो आप लोग लाखों दे रहे हो, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन चैनल को यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, कि बाद में आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड परीक्षा तक तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं आप अपने इस यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी को, कि नहीं? आप बोर्ड तक तो प्यार दे सकते हैं हमें, आप बोर्ड के बाद मत दीजिएगा, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, कोई मुझे इशू नहीं है भाई। आप लोग कम से कम बोर्ड परीक्षा तक तो आप अपना प्यार बरसा दीजिए अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर।
उसके बाद आप लोग मत दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आइएगा, जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोग पढ़ के चले जाइएगा बस, ठीक है ना। चलिए, अभी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं बहादुर कहानी का क्या लिया हूँ, सारांश लिया हूँ। अगर आप उद्देश्य लिख रहे हैं तो उद्देश्य, अगर सारांश लिख रहे हैं तो सारांश, मतलब कि जिसके बारे में आप लिख रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे आप लोग जरूर से जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि वो क्या रहती है, वो सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। बच्चे क्या करते हैं, वो चीज़ लिखते ही नहीं, और जब लिखते नहीं तो उनका सब मामला गड़बड़ा जाता है। तो आपको ये नहीं करना है, आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, ये चीज़ याद रखना है। आपको बिल्कुल ऐसी गलती आपको नहीं करना है जो सारे बच्चे करते हैं। आप क्यों करेंगे भाई, आपको क्यों करना है, आप मत करिएगा, आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं। तो इसलिए आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही एक बेकार सा चीज़ है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे क्या है, अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अति कटु व्यवहार का कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना किया है। देखिएगा, बहादुर कहानी को समझिएगा। बहादुर एक नेपाल का लड़का है, मैंने कई बार बताया है, और वो अपनी मम्मी के गलत व्यवहार से तंग आकर वो अपने घर को छोड़कर गांव चलाता है, मतलब शहर भाग आता है, गांव नहीं शहर भाग आता है। और यहाँ पर रहती है निर्मला, यानी कि लेखक की पत्नी। और निर्मला जी को पहले भी जरूरत थी किसकी, एक नौकर की जरूरत थी, क्योंकि वो जब अपने जो गई थी रिश्तेदार के यहाँ, तो वहाँ पर नौकर द्वारा जुटाई गई सुख सुविधाओं को देखकर अब निर्मला भी चाहती थी कि यार कोई ना कोई मैं नौकर रख लूँ और वो नौकर मेरा काम करेगा, ठीक है ना। तो उनके मन में ऐसा ख्याल आया, तो ठीक है भाई साहब हम लोग रख लेते हैं, प्रॉब्लम क्या है। तो क्या किए कि वो नौकर रख लिए, और वो कौन था, वो बहादुरी था, जो कि नेपाल का लड़का था। पहले तो उसके साथ अच्छा वो लोग व्यवहार करते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे जाके क्या करते हैं, उसके साथ मारपीट, गाली गलौज और गलत व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। अब आप किसी के साथ भी भाई साहब गलत व्यवहार करोगे तो जाहिर सी बात है वो तंग आकर भाग के चला जाएगा। और यही कारण था कि बहादुर उनके घर को छोड़कर भागकर चला गया। अब जब बहादुर भागकर चला गया घर को छोड़कर, तो उनकी पत्नी निर्मला पछताने लगी कि यार काश बहादुर के साथ गाली गलौज ना हुई होती, तो आज वो हमारे पास ही रहता। क्लियर है ना, यही चीज़ है यहाँ पे, बस आप लोग अब लिख दीजिएगा अपने से। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 7 है यहाँ पे, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड का उत्तर दीजिए। ये तो खंड काव्य जो है आपके बोर्ड पेपर में पूछा ही जाता है। मैं आपके इसका जो PDF है, क्या इसका PDF है, मैं टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पे डाल दूंगा, जाके वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, परेशान मत होइएगा। यहाँ पर आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का हम लोग दे रहे हैं, हम लोग आलोक वृत्त वाला कर रहे हैं, बाकी और जो रश्मि रथी है, श्रवण कुमार है, तो आप अपने जिले के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो गांधी जी के बारे में बताना है। सबसे पहले गांधी जी जो थे वो सामान्य मानवीय दुर्बलताओं वाले व्यक्ति थे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गांधी जी का आरंभिक जीवन एक साधारण मनुष्य की भांति मानवीय दुर्बलताओं वाला रहा है। उन्होंने एक बार अपने गुरु से छुपकर मांस भक्षण किया था, यानी मांस को खाया था, किंतु बाद में उन्होंने अपनी इस दुर्बलताओं पर अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर पूर्ण विजय पा ली। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे गांधी जी के बारे में, यह एक देश प्रेमी थे। गांधी जी थे क्या थे भाई साहब, देश प्रेमी थे। तो आलोक वृत्त में गांधी जी के चरित्र का सर्वप्रथम विशेषता उनकी देश प्रेम है। वे देश प्रेम के कारण अनेक बार कारागार जाते हैं, जहां उन्हें अंग्रेजों के अपमान अत्याचार सहने पड़ते हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर कर दिया, और भारत के लिए उनका कहना था कि तू चीर प्रशांत तू चीर अज्ञे, तू चीर प्रशांत तू चीर अज्ञे, सुरमुनि वंदत स्थित अप्रेम, हे सगुण ब्रह्मा वेदात गे, हे चीर अनादि, हे चीर अशेष, मेरे भारत मेरे स्वदेश। ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या पॉइंट में लिखना है, सत्य और अहिंसा के प्रबल समर्थक थे। भाई साहब गांधी जी थे क्या थे, सत्य और अहिंसा के प्रबल समर्थक थे। गांधी जी देश की स्वतंत्रता केवल सत्य और अहिंसा के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं। असत्य और हिंसा का मार्ग उन्हें अच्छा नहीं लगता, और वे कहते हैं पशुबल के सम्मुख आत्मा की शक्ति जगानी होगी, मुझे अहिंसा से हिंसा की आग बुझानी होगी। उसके बाद यहाँ पे खंड ख की शुरुआत होती है। खंड क खत्म, 50 अंक आपका पूरा कंप्लीट हो गया। खंड ख आपका क्या रहा है यहाँ पे, आपका ये संस्कृत का। तो संस्कृत का आप लोग गद्यांश और पद्यांश आप लोग खुद मेहनत करिएगा, मैं इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए,
इसका मैंने यहाँ पे करवा दिया है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग खंड ख डालेंगे, फिर प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, फिर यहाँ पे आप क्या डाल देंगे, उसका जो भी आप कर रहे हैं उसको यहाँ पे डॉट डॉट करके लिख देंगे, फिर संदर्भ और इसका अनुवाद लिखेंगे। बात समझा रहे हैं। उसके बाद नीचे है इसका श्लोक, तो ये आप खुद से करिएगा, इस पर आपको मेहनत करना है, ठीक है ना। संस्कृत है, अभी आप मैं कुछ भी पढ़ा दूंगा तो आपको अंग्रेजी कुछ भी पढ़ा देना, ऐसा तो है नहीं। तो इसको आप लोग खुद मेहनत करिएगा, और जो इंपॉर्टेंट में इसका सॉल्व करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट करके आप लोग रट डालिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला मैं करवा दे रहा हूँ। अगला क्या है आपका मुहावरा है। किसी एक का अर्थ लिख के आपको वाक्य प्रयोग करिएगा। आप जब अर्थ लिखेंगे तो 1 नंबर, वाक्य प्रयोग करेंगे तो 1 नंबर। अगर आप लोग केवल एक चीज लिख रहे हैं या फिर अर्थ लिख दे रहे हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, वाक्य प्रयोग लिख देंगे तो 1 नंबर मिलेगा, दोनों लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, तो या तो वो वाक्य प्रयोग लिख देंगे या तो अर्थ लिख देंगे, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, आप दोनों लिखिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तलवार की धार पर चलना, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना, नमक मिर्च लगाना। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो आप लोग लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 9, दाल में काला होना, दाल में काला होना अर्थात कुछ ना कुछ गड़बड़ होना। अर्थ क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तुम रात भर सड़कों पर इधर से उधर घूमते रहते हो, जरूर कुछ दाल में क्या है, काला है, जरूर कुछ दाल में क्या है, काला है। क्लियर है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 10 है, 10 का क। अब 10 का क क्या है, यहाँ पे देखिएगा 10 का क यही है कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनकर चयन कीजिए। तथापि का संधि विच्छेद क्या होगा, तथापि का संधि विच्छेद क्या होगा, तथ धन पी, तथा धन अपि, त धन थाप या तथ धन अपि। तो तथापि का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तथा धन अपि। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, तथा धन अपि, तथापि का संधि विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पर धन ईश्वर, परम धन ईश्वर, पर धन ईश्वर, परे धन मेश्वर। तो परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, परम धन ईश्वर हो जाएगा, परम धन ईश्वर क्या हो जाएगा, परमेश्वर का संधि विच्छेद हो जाएगा। फिर यहाँ पे है गायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ग धन आयक, गा धन यक, गे धन अक, गाय धन क। तो गायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ग धन अक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गायक का संधि विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद नीचे चले आएंगे आप लोग, तो प्रश्नोत्तर संख्या 8 का ख रहेगा, क्या रहेगा, दिए गए शब्दों की विभक्ति और वचन लिख लीजिए, एक एक नंबर मिलेगा। आत्मनः में कौन सी विभक्ति कौन सी वचन है, आत्मनः में कौन सी विभक्ति कौन सी वचन है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति एक वचन ही। तो आपको बताना है आत्मनः में विभक्ति और वचन। तो आत्मनः में जो है वो है षष्ठी विभक्ति एक वचन है। आत्मनः में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है। नीचे चले आएंगे, यहाँ पे है नामनान। नामनान में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन या चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन जो है नामनान में है। नामनान में कौन सी विभक्ति कौन सी वचन है, तो नामनान में जो विभक्ति और वचन है वो है षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। नामनान में कौन सी विभक्ति कौन सी वचन है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। देखिए षष्ठी विभक्ति क्या है, बहुवचन है। नीचे चलिए, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 11 का क है। 11 का क भाई साहब क्या है, यहाँ पे यहाँ बताना है शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके आपको लिखना है। वसन और व्यसन, वसन और व्यसन। वसन और व्यसन का क्या अर्थ होता है आपको बताना है। देखिए वसन का क्या अर्थ होता है, वसन का होता है वस्त्र, और व्यसन का क्या होता है, आदत होता है। वसन का क्या होता है, वस्त्र होता है, और व्यसन का क्या होता है आपका, व्यसन का आपका आदत होता है। तो क्या लिख देंगे आप लोग लिख देंगे वस्त्र और आदत, क्या हो जाएगा, वस्त्र और आदत हो जाएगा। फिर यहाँ पे बादल और समुद्र, अंबुज और अम्बुद। अम्बुद मतलब क्या होता है, बादल होता है, और अम्बुद मतलब क्या होता है, कमल होता है। क्या होता है, कमल होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, जल और कमल हो जाएगा। सॉरी, अंबुज मतलब क्या होता है, जल होता है, और अम्बुद मतलब क्या होता है, कमल होता है। तो जल और कमल हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है निम्नलिखित में से एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। अंबर, पट, विधि, नाग। तो यहाँ पे अंबर का है आकाश, नभ, अनंत। क्लियर है। 11 का ग है, 11 का ग क्या है, 11 का आपका ग है यहाँ पे, वो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो आंखों के सामने हो। क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। नीचे चलिए लाडलो, यहाँ पे है आपका घ वाला। शब्दों के 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं,
तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, काम खत्म, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका नीचे देख लीजिए, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो और इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा प्रश्नोत्तर संख्या 12 का वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव देते हुए उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हास्य रस, 12 का आप डाल लेंगे। हास्य रस के बारे में देख रहे हैं। हास्य रस क्या होता है, अपने अथवा पराये के परिधान यानी कपड़े, वचन, बात और क्रियाकलाप, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या है, क्रियाकलाप है, आदि से उत्पन्न हुआ हास नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास्य रस का ग्रहण करता है। हास्य रस का क्या करता है, ग्रहण करता है। उदाहरण के लिए, नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू बिन पद कर को बहु पद बाहु। ठीक है ना, ये तो 12 का क हो जाएगा। उसके बाद आपका स्पष्टीकरण नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 12 का ख है। 12 का ख क्या है, यहाँ पे देखिएगा, श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण लिखना है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हो जाएगा क्या इसका, सोहत ओढ़े पितपटु श्याम सलोने गात मनो नील मणिशैल पर आतपु परव प्रभात। तो ये क्या हो जाएगा, आपका उदाहरण हो जाएगा, नोट कर लीजिए। स्पष्टीकरण लिखे चाहे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 12 का ग है। 12 का ग देखिए क्या है, यहाँ पे बोल रहा है, दोहा अथवा सोठा छंद का आपको लक्षण और उदाहरण देना है। तो यहाँ पे दोहा क्या लिखेंगे, दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण क्या लिखेंगे, मेरी भव बाधा आरव राधा नगरी सोई, हाँ जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति हुई। इसमें 24 मात्रा, इसमें भी क्या है, 24 मात्राएं हैं। और ये क्या है, और ये क्या है, तो ये आपका लघु है, क्या है, लघु है। और ये आपका क्या है, दीर्घ है, याद रखिए ये क्या है, आपका दीर्घ है। उसके बाद आपका प्रश्नोत्तर नंबर 13 हो जाएगा। 13 क्या यहाँ पे देख लीजिए, 13 यहाँ पे ये है कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र और प्रार्थना पत्र लिखिए। 6 नंबर का है, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र और प्रार्थना पत्र। नीचे आ जाइए, क्या लिखेंगे, सेवा में, क्या लिखेंगे, सेवा में। अब किसको लिख रहे हैं, शाखा प्रबंधक महोदय। बैंक का पूरा नाम आप लिख देंगे, फिर विषय बैंक अकाउंट खोलने हेतु आवेदन। श्रीमान नीचे क्या लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि मैं आपको बैंक में एक सेविंग बचत खाता खुलवाना चाहता हूं तथा मैं आपके बैंक का सुविधा का लाभ उठा सकूं, अतः श्रीमान से निवेदन है कि नए खाता खोलने दिया जाए, जिसके लिए सदा आपका आभारी रहूंगा। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर, आपका विश्वासी नाम, मोबाइल नंबर, दिनांक, ये भी आप कुछ फिल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, निबंध लेखन, लास्ट वाला आपका 9 नंबर बिल्कुल पक्का होगा। निबंध लेखन क्या है, यहाँ पे आपको निबंध लिखना रहेगा, 9 नंबर आपका बिल्कुल पक्का होने वाला है, बिल्कुल आपका पक्का है। देश में बेरोजगारी समस्या, आतंकवाद, वृक्षारोपण पर निबंध, विद्यार्थी और राजनीति, देश में समृद्धि विकास में समाचार पत्रों की क्या भूमिका है। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं वृक्षारोपण पर महत्व लिख रहे हैं, किसके बारे में लिख रहे हैं, वृक्षारोपण के महत्व के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रस्तावना लिखना है कि पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए वृक्ष और पौधे मदद करते हैं। ये हवा को शुद्ध करते हैं, पानी को सुरक्षित करते हैं और जलवायु नियंत्रण में मदद करते हैं, मिट्टी की शक्ति को बरकरार रखते हैं और कई अन्य तरीकों से समग्र पर्यावरण को लाभ पहुंचाते, कौन, वृक्ष पहुंचाते हैं। उसके बाद वृक्ष में शामिल गैर सरकारी संगठन, मतलब वृक्षारोपण के लिए बहुत सारे ऐसे गैर सरकारी संगठन बनाए गए हैं जो कि वृक्ष को लगाते हैं। कई सारे ऐसे एनजीओ हैं जो कि सरकार के साथ मिलकर वृक्ष को लगाती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, उद्योगपति और मंत्री पैसों के लालच में अंधे हो चुके हैं। वे चाहते हैं कि वे व्यवसाय का विस्तार करें और पैसे कमाएं। वे पेड़ों को काटने, धरती पर वनों को खत्म करने और प्रदूषण के स्तर को बढ़ाने के बारे में नहीं सोचते। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो पर्यावरण के बारे में ध्यान रखते हैं और निस्वार्थ भाव से अपनी स्थिति को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। वे पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाने के लिए पेड़ पौधे का रोपण, जल निकायों और अन्य गतिविधियों की सफाई
में शामिल हैं। ऐसे लोगों के संयुक्त प्रयासों से दुनिया भर में कई गैर लाभकारी संगठन बनाए गए हैं और इसमें से कुछ ग्रीन यात्रा, ग्रो ट्री, संकल्प तरु, ग्रीन लाइफ, सेव ट्री, सेव ग्रीन, कुतुम्बन, बीइंग ग्रीन और ग्रो शक्ति शामिल है। पर्यावरण जो विभाग होता है समय समय पर इन एनजीओ का अपना समर्थन प्रदान करता है और वृक्षारोपण की प्रक्रिया में शामिल होने और अन्य ऐसी गतिविधियों करने के अलावा कई गैर सरकारी संगठन भी सड़क के किनारे नाटक प्रदर्शन करने, क्योंकि आप देखे होंगे कभी जब मार्केट जाते हैं तो वहाँ पे कई सारे ऐसे एनजीओ वाले रहते हैं जो कि सड़क के किनारे आप देखे होंगे वो नाटक करते रहते हैं, पेड़ के बारे में बताते हैं कि आप लोग पेड़ किस प्रकार से सेव कर सकेंगे। और अपने सोशल पेजों को अपडेट करने और स्कूली और कॉलेजों में इस वजह के बारे में बताने के लिए इस कारण को फैलाने का क्या देते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो इसमें मैंने पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कराया है, पूरा क्या करवा दिया है, पेपर सॉल्व करवा दिया है। और ये आपके यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया पेपर है भाई साहब, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। जो मैं आज दोपहर में क्लास बताया था गेस्ट पेपर, उसी गेस्ट पेपर का फुल सोल्यूशन है। और ये है आपके 16 फरवरी के लिए आपके पेपर किसके लिए है, तो 16 फरवरी जो बच्चे हैं ये आप देखेंगे तो यूपीएमएसपी पे यही पेपर मिलेगा। और फुल सोल्यूशन इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है गेस्ट पेपर का, जाके आप लोग छाप दीजिएगा। ढेर सारी वीडियो देंगे यार, डेली आपको 20 वीडियो देंगे, कोई दिक्कत, 20 वीडियो दे रहे हैं, चिंता मत करिए, नहीं सोएंगे आपको मैं पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत, दिन भर पढ़ाऊंगा, बस आप लगे रहिएगा, सब खत्म कर देंगे, सब धुआं उधरवा दीजिए। चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, बोर्ड के बाद अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, अभी के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके रखना है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।